हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में जो हमारा जो लास्ट का जो टॉपिक था मीन सेकेंड लॉ ऑफ द रिफ्रैक्शन क्या था हमारे पास, साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता था एन क्या होता था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन क्या है, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते थे। आज की क्लास में हम लोग इसी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं कि एक्चुअली ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, ठीक है। तो लगाते हैं हेडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। हेडिंग लगाते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कॉपी पेन निकाल लो सभी लोग और हेडिंग लगाओ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो बच्चों अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें तो ये एक वैल्यू है या अमाउंट है जो चेंज करता है किसको, स्पीड ऑफ लाइट को। देखो जैसे भी आपने देखा कि मीडियम था, रेयर मीडियम और डेंसर मीडियम, ठीक है। अब रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को दूसरी होती है और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को दूसरी होती है। तो ये क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किसी मीडियम की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है जो क्या चेंज करती है, स्पीड ऑफ लाइट चेंज करती है। स्पीड ऑफ लाइट को क्या करती है, चेंज कर सकती है। तो हम कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ चेंज स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम मीन्स जो अमाउंट होता है, जो चेंज करने की जो अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसकी जो अपनी प्रॉपर्टी है स्पीड ऑफ लाइट को चेंज करने की, उससे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब या इसे ऐसे डिनोट कर सकते हैं, आप नहीं समझ में आई तो इसको समझते हैं, ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। होता है फार्मूला n इज इक्वल टू सी अपॉन वी। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे नोट कर सकते हैं, ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर आर वैक्यूम अपॉन, ये क्या है, ये भी स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। किसी भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट होती है v, और c को हम लोग क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। तो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, इसका जो रेशियो होता है इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज इक्वल टू होता है c अपॉन v। अब c क्या होती है, तो c की जो वैल्यू होती है वो होती है 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम और एयर, वैक्यूम में इतनी होती है और एयर में थोड़ा सा चेंज होता है, बिल्कुल मैनुअल सा। तो नियर अबाउट अप्रॉक्सीमेटली हम लोग इसे 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड फॉर एयर एंड वैक्यूम दोनों के लिए कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये होती है सी की वैल्यू। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम ये किस पर डिपेंड करेगा, ये तो फिक्स हो गई वैल्यू, ये डिपेंड करेगा उस मीडियम पर, डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है आपका, रेयर होगा या फिर कैसा मीडियम होगा, डेंसर मीडियम होगा। ओके, उसके बाद बच्चों एक रिमार्क्स पॉइंट लगाएंगे और रिमार्क्स पॉइंट में लिखेंगे रिफ्रैक्टोमीटर। जो रिफ्रैक्टोमीटर होता है वो किसको मेजर करता है, जो रिफ्रैक्टोमीटर होता है, जैसे रिफ्रैक्ट स्पीड है तो कैसे मेजर करते हो, स्पीडोमीटर से मेजर करते हो, ठीक है।
तो वैसे ही जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग किससे मेजर करते हैं? रिफ्रैक्टोमीटर से मेजर करते हैं। ठीक है, मेजर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग ऐसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, नोट कर लो इतना जल्दी से, छाप लिए? ठीक, अब देखो, अब इसके बाद बात करते थोड़ा सा और। उसके बाद बात करते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब क्या होता है? रिलेटिव मतलब रिलेशन होना चाहिए ना, मतलब किसका रिलेशन होगा? यहाँ के कौन है? लाइट है, मीडियम है, मीडियम कौन कौन से हैं? रेयर है और डेंसर है। यहाँ पर भाई भाई का रिलेशन तो होगा नहीं, यहाँ पर किसका रिलेशन होगा? मीडियम का रिलेशन होगा। तो देखते हैं कैसे क्या होता है। अगर हम बात करें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो एक्चुअली ये होता क्या है समझो। जैसे भी हमने कहा कि एन क्या बच्चों? एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? अब हमने माना है ये फर्स्ट मीडियम है और ये क्या है? सेकंड मीडियम है। ठीक, तो अगर हम बात करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फर्स्ट मीडियम और क्या है? सेकंड मीडियम है। तो अगर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज नोन एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ऐसे कैसे डिनोट करते हैं? देखो, इसका मतलब क्या हुआ? सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। सेकेंड मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होना चाहिए वो किसके रिस्पेक्ट में? फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आता है उसे हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ठीक है, अब कैसे इसको डिनोट करते हैं? जैसे ऐसे N121 या 21 कह सकते हैं। इसका मतलब इसको कैसे पढ़ेंगे? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल सकते हैं, या ऐसे बोलेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। ओके, इसे हम लोग कैसे नोट कर सकते हैं? V1 अपान V2 कह सकते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम इसको C से मल्टीप्लाई कर दें और भी इसको क्या कर दें? C से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, मतलब C से मल्टीप्लाई कर दिया और C से क्या कर दिया? इसको डिवाइड कर दिया। ओके, तो इसे हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? देखो, इसको हम ऐसे ले लेते हैं, ठीक, और इसको ऐसे ले लीजिए। तो इसे हम लिख सकते हैं N21 इज इक्वल टू लिख सकते हैं C अपान V2 इंटू V1 अपान C। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? VC2 अपान C अपान V1। देखो, ये कहाँ उठ के जाएगा? ऊपर ही तो जाएगा। जब ऊपर जाएगा और ये कहाँ जाएगा? इसके पास जाएगा, तो C कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? V1 अपान V2 ही तो लिखा हुआ है। तो इसे देखो, ये अपान ये, यही तो बन गया हमारे पास। तो इसे देखो, C अपान V, और C अपान V क्या होता है? C अपान V अभी बताया थोड़ी समय पहले कि C इज इक्वल टू N इज इक्वल टू C अपान V। अब C को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब C अपान V2 मतलब क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम। और ये क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम हो गया। तो इसका मतलब एक चीज ये पता हो गया हमको कि N21 को हम लोग N2 अपान N1 भी नोट कर सकते हैं।
N21 को हम लोग N2/N1 भी बोल सकते हैं। ओके, क्लियर हो गई बात, आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये हमारे पास एक पॉइंट निकल के आ सकता है। ठीक है, अब देखो, अब यू नो दैट N इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर, जिसे हम लोग किसके नाम जानते हैं, स्नेल्स लॉ से जानते हैं। ठीक है, तो स्नेल लॉ से हम लोग इसे लिख सकते हैं N21 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर भी कह सकते थे। ठीक, अब देखो N21 को क्या लिख सकते हैं, N2/N1 इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर कह सकते हैं। ठीक है, साइन आई अपॉन साइन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, N2 साइन आर इज इक्वल टू N1 साइन आई। ठीक है, तो ये एक रिलेशन निकल के आ गया कि N2 साइन आर इज इक्वल टू N1 साइन आई, निकल के एक रिलेशन आ गया। ओके, तो ये था हमारे पास क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। ठीक है, अब चलो अब देखते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में क्या है। अब फैक्टर्स देखेंगे ऑन विच द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स, मींस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किस किस मैटर पर, किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इतना नोट कर लेते हैं। हो गया, चलो अब बात करेंगे फैक्टर्स ऑन विच एन मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड्स, एन की वैल्यू एन बताना है कि किन किन बातों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, सबसे पहले देखते हैं नेचर ऑफ मटेरियल। अब इस बात पर डिपेंड करता है कि जो मटेरियल है उसका नेचर क्या है, रेयर है कि डेंसर है, इस पर डिपेंड करेगा। एंड सेकेंड थिंग डिपेंड करता है डेंसिटी ऑफ मीडियम, उस मीडियम की डेंसिटी क्या होती है, क्या है, इस पर डिपेंड करता है। डेंसिटी ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट है, थर्ड जो होता है हम कह सकते हैं डिपेंड करता है कलर और वेवलेंथ, कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो लाइट है वो लाइट के कलर पर भी डिपेंड करता है और लाइट के, ये कह सकते हैं उसकी वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। देखो डिफरेंट कलर की लाइट या कलर की जो लाइट्स होती हैं उनकी वेवलेंथ क्या होती है, डिफरेंट होती है। मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है, रेड की होती है, और मिनिमम वेवलेंथ किसकी होती है, वायलेट की होती है। तो डिफरेंट कलर होंगे तो उनकी डिफरेंट क्या होंगी, वेवलेंथ होगी। अब जब वेवलेंथ डिफरेंट होंगी तो उनकी स्पीड जो होगी किसी मीडियम में वो भी क्या होगी, डिफरेंट होगी ना। इसका मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द मटेरियल पर डिपेंड करता है, डेंसिटी ऑफ मीडियम पर डिपेंड करता है, और कलर और वेवलेंथ ऑफ द लाइट पर डिपेंड करता है। आई होप बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एक और नोट पॉइंट लगाएंगे, रिमार्क्स लगाएंगे, कुछ नहीं सीखना, थोड़ा सीखना है, समझो क्या। अगर बच्चों हम ऐसे लिख दें AN21 इज इक्वल टू हो सकता है 1/N12, इससे क्या बोलते थे हम लोग, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। इसे क्या पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो ये इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अब देखो जैसे हमने कहा NGA, ठीक है, अब इसे क्या पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। अगर ऐसा लिख दिया जाए, AG लिख दिया जाए, तो इसे क्या पढ़ोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। अगर हम कहें NGW कह दें,
या NWA कह देते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये मतलब एयर हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। आई होप इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम लोग, कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। न्यूमेरिकल्स, ठीक है, तो देखते हैं न्यूमेरिकल्स। हाँ देखो, सबसे पहला न्यूमेरिकल लिखते हैं। इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, इसे देखो, इसे W विद रिस्पेक्ट टू ऐसे लिखेंगे, WRT विद रिस्पेक्ट टू एयर इज 1.5। अब रिफ्रैक्टिव, हाँ एक चीज और, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना बच्चों, वो कैसा होता है, उसकी कोई अपनी एक यूनिट नहीं होती, ये यूनिटलेस होता है। कोई अगर पूछ ले कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की यूनिट क्या होती है, तो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। हाँ, इज 1.5, देन फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू, विद ऐसे लिखेंगे WRT विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। चलो वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करके एक बार ट्राई करो, चलो करिए ट्राई करिए एक बार। हो गया, आ गया, चलो देखते हैं। देखो इस सबसे पहले क्या दिया, क्या गिवन है, गिवन डाटा नोट कर लेना। तो क्या दिया गया है, ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर, मतलब NGA। पहले ग्लास आया ना, तो पहले ग्लास लिख दिया, बाद में एयर आया तो बाद में एयर लिख दिया। कितना दिया गया बच्चों, 1.5। अब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। अब फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, मतलब क्या फाइंड करना, NAG फाइंड करना है, ठीक है, NAG फाइंड करना है। तो अभी थोड़ी समय पहले बताया आपको, क्या बताया कि NAG इज इक्वल टू रेसिप्रोकल, मतलब पहले A आया तो G आया था ना, A के बाद G है ना, तो इसको रेसिप्रोकल कर, उलट दो, तो NGA अभी बताया था, ठीक है। तो इसी फार्मूले से लगा देते हैं, AG इज इक्वल टू 1 अपान, इसकी वैल्यू कितनी है 1.5, 1.5। इसको सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ कितना है, क्या 0 आ गया, तो 5 2 जा 5 3 जा आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास 0.6666 ऐसे कैसे आता जाएगा, ठीक है। मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 2/3 बच्चों, ठीक। 2/3 का मतलब क्या, 0.6666, या इसे अप्रॉक्सीमेटली सकते हैं 0.67, ठीक है ऐसे। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आ गया वो कितना आ गया, 0.67। क्लियर है, चलो नोट कर लो जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जाए, करेंगे आप लोग, चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम which incident and refracted angle are respectively 45 degree and 30 डिग्री।
चलो बच्चों फाइंड करो, एक बार ट्राई करो, जल्दी से ट्राई करो, ट्राई करो। हो गया? वीडियो को पॉज करके ट्राई करो। हो रहा है? चलो अच्छा देखते हैं। हाँ देखो, पहले ट्राई करो, ट्राई करके देखना वीडियो को, ठीक है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्या गिवन है? इंसिडेंट एंगल फाइंड क्या करना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब क्या? एन फाइंड करना है। एन की वैल्यू क्या फाइंड करनी है आपको? फाइंड करनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अब इंसिडेंट एंगल कितना दिया गया आपको? 45। इंसिडेंट को कैसे नोट करते थे? आई इज इक्वल टू आपको गिवन है 45 डिग्री, ठीक है। अब आफ्टर दैट एंगल आर गिवन है आपको, रिफ्रैक्टेड एंगल, और रिफ्रैक्टेड एंगल किससे नोट करते थे? आर से नोट करते हैं। आर इज इक्वल टू आपको गिवन है बच्चों 30 डिग्री। फाइंड क्या करना है? एन फाइंड करना है। तो बाई स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ क्या होता है? एन इज इक्वल टू साइन आई अपान क्या होता है? साइन आर होता है, ठीक है। तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन आई, और आई की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास है? 45, तो हो जाएगा साइन 45 अपान साइन 30, ठीक। अब साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है? आपको आई होप नहीं पता होगी, पता होगी, 10th में पहुंच गए हो, है ना, ठीक। तो साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2, और साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। ये कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर जाएगा, तो हो जाएगा 2/√2। √2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2√2 बच्चों। अब √2 इंटू √2 कितना होता है? 2 होता है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो n इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई? √2 आ गई। अब जब n की वैल्यू √2 आ गई, और √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.41, या 4 भी लिख सकते हो, तो हो जाएगा n की वैल्यू हो जाएगी 1.41। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कितना हो जाएगा? 1.41 हो जाएगा। क्लियर है? चलो नोट कर लो जल्दी से। मिटाया जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, अगर क्वेश्चन बता दिया जाए फाइंड द वेलोसिटी ऑफ मीडियम if the refractive index is 1.5 and speed of light in air is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बच्चों चलो सॉल्व करो, करो जल्दी से, सॉल्व करो सभी लोग जल्दी से। तो देखो कुछ नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन था, फाइंड द वी फाइंड करना है, ठीक है। क्या कह रहा है? इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को नोट करते हैं एन की वैल्यू 1.5 है, और स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम या एयर कितनी होती है? सी डिनोट करते हैं हम लोग, कितनी दी गई है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दी गई। फाइंड क्या करना है? वी फाइंड करना है। तो वी नो दैट एन इज इक्वल टू सी अपान वी, तो वी इज इक्वल टू सी अपान एन हो जाएगा, ठीक है। तो वी इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी? 3 × 10⁸, ठीक है, अपान क्या हो जाएगा? एन की वैल्यू कितनी है? 1.5, ठीक। यहां से पॉइंट हटेगा तो यहाँ क्या 0 आ जाएगा, तो 15 × 2 = 30 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चों वैल्यू आ जाएगी स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम। तो स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम कितनी हो जाएगी? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इरेज करें, चलो
अब क्वेश्चन दिया गया है, देखो क्वेश्चन ये दिया गया है कि इफ, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा बेटा इफ एन जी ए इज इक्वल टू 3/2। एन जी ए मतलब क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर कितना दिया गया आपको, 3/2 दिया गया है। एंड एन डब्ल्यू ए, अब डब्ल्यू ए का मतलब क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर दे दिया गया है क्वेश्चन में 4/3। ठीक है, ये क्वेश्चन दे दिया गया है, पूरा क्वेश्चन ना लिखकर हमने थोड़ा सा शार्ट में लिख दिया। ठीक है, अब ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब फाइंड क्या करना है आपको, देखो फाइंड क्या करना है, NGW फाइंड करना है। ठीक है, NGW, तो NGW कैसे फाइंड करेंगे, चलो देखो इसको फाइंड करना, चलो एक बार ट्राई करो, जरा जल्दी से ट्राई करो। हो गया, लगा लिए, चलो देखो इसे हम लोग NGW इज इक्वल टू, इसे लिख दो NGA, ठीक है, अपान NWA। हमने क्या किया, G से मल्टीप्लाई और G से, एक समझ लो G से मल्टीप्लाई और G से डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो हो गया NGA अपान NWA हो गया। ठीक है, तो NGA जो भी पहले होगा उसको पहले लिख लो, जो बाद में हो उसको बाद में लिख लो। ठीक है, अब हाँ देखो जैसे हमने लिखा था N21 इज इक्वल टू N2 अपान N1, लिखा था कि नहीं लिखा था, देखो जो फर्स्ट पहले था उसको पहले लिख दिया, जो बाद में था वो बाद में लिख दिया। तो G पहले था तो G पहले लिख दिया, और W बाद में था W बाद में लिख दिया, बाद में मतलब डिनोमिनेटर में लिख दिया, और A से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो NGA की वैल्यू आपको गिवन है, कितनी गिवन है आपको बच्चों, 3/2 अपान इसकी वैल्यू कितनी है, 4/3 वैल्यू गिवन है। तो ये कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर उठ के जाएगा, और ये इसके पास जाएगा। 3 3 जा कितना हो जाएगा, 9, और 4 2 जा 8। तो ये आ गया आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, मीन्स NGW इज इक्वल टू 9/8। तो 9/8 जो वैल्यू होगी बच्चों, ये क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। ओके, बाय बाय, टेक केयर।